नमस्कार। पिछली क्लास में आपने फसल पद्धतियों में बुआई तक देखा था। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला प्रोसेस है खाद एवं उर्वरक मिलाना। फसल उत्पादन का जो तीसरा नंबर का चरण आता है वह हमारा खाद एवं उर्वरक मिलाना है। अब हमने बीज बो दिए हैं, तो अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा, उन्हें पोषक तत्व प्रदान करना। अब देखिए, जैसे कि हम सभी जीव हैं और हमें अपनी वृद्धि के लिए, विकास के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग भोजन से ग्रहण करते हैं। अब जरा सोचिए कि जो पौधे हैं, फसल हमारी है, वह भी तो एक जीव है। उसे भी वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्व चाहिए। वह इन पोषक तत्वों को कहां से ग्रहण करेगी? तो पौधे जो है पोषक तत्व को मृदा से ग्रहण करते हैं। मृदा खनिज का भंडार है, यानी कि ऑलरेडी उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसको पौधे एब्जॉर्ब करते हैं अपनी जड़ों के द्वारा। लेकिन किसान करते क्या हैं कि एक के बाद एक फसल उगाते रहते हैं। खेत कभी भी खाली नहीं रहता। अब इससे होता क्या है, एक के बाद एक फसल उगाने से जो मिट्टी की ऊपरी परत में पोषक तत्व थे वो तो पिछले पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए, अवशोषित कर लिए गए। अब जो हम नई फसल उगा रहे हैं उनके लिए मृदा में पोषक तत्व नहीं रह जाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि बाहर से कुछ पोषक तत्व डालने पड़ते हैं, और ऐसे ही पोषक तत्वों को या फिर ऐसे ही बाह्य पोषक तत्वों को हम खाद या उर्वरक कहते हैं। खाद या उर्वरक, इन दोनों शब्दों में भी डिफरेंस है, उसको अभी हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। तो खाद एवं उर्वरक हैं क्या? ऐसे पदार्थ जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खाद या उर्वरक कहते हैं। इन दोनों शब्दों में डिफरेंट है, उसे आपको समझना है। पहली बात कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी कि खाद एवं उर्वरक मिट्टी के पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी फसलों को उचित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो ये दो बातें आपको समझ में आई हैं। एक अन्य टॉपिक का जिक्र हुआ है वर्मी कंपोस्टिंग का। तो पहले बात करते हैं खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक क्या हैं? पदार्थ, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है। तो पदार्थ जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, या कहें मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आपसे आ सकता है कि खेतों में मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम क्या कहते हैं? खाद या उर्वरक कहते हैं। ठीक है। पदार्थ जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? खाद या उर्वरक कहेंगे। नेक्स्ट हमने बताया कि इसमें वर्मी कंपोस्ट का जिक्र हुआ है। देखिए, कंपोस्ट का मतलब खाद होता है। खाद को इंग्लिश में कंपोस्ट बोलते हैं। यहां पर जिक्र हो रहा है वर्मी कंपोस्ट का, जिसे आपने ऑलरेडी क्लास 6 या क्लास 7 में पढ़ा होगा। एनसीईआरटी ने इस चीज को बताया है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है। ठीक है। वर्मी कंपोस्ट, देखिए, कंपोस्ट मीन्स खाद होता है, वर्म मीन्स कीड़े होते हैं। ठीक है।
आपको याद होगा, आपने क्लास 6 या फिर क्लास 7 में केचुए से निर्मित खाद के बारे में पढ़ा रहा होगा कि केचुए जो है मिट्टी में मिलाए जाते हैं तो मिट्टी को क्या करते हैं, खाद में परिवर्तित कर देते हैं, यानी उसे ह्यूमस में बदलते हैं। और ऑलरेडी आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब बताया गया था केचुआ किसानों का मित्र है, तो किस प्रकार से वह किसानों का मित्र है, क्योंकि वह वर्मी कंपोस्ट बनाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, केचुए के द्वारा निर्मित खाद क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केचुए के द्वारा निर्मित खाद क्या कहलाएगी, वर्मी कंपोस्ट कहलाएगी। एग्जाम में आपसे आएगा कि केचुए के द्वारा निर्मित खाद को क्या कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। ठीक है, यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है, वे पदार्थ जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खाद कहा जाता है। इसके अलावा उर्वरक कहा जाता है। खाद एवं उर्वरक में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है बस इतना सा है कि खाद एक जैविक पदार्थ है, जबकि उर्वरक को हम रासायनिक खाद कह सकते हैं। ठीक है, यानी रसायनों के द्वारा निर्मित की जाती है। उर्वरक को इंग्लिश में फर्टिलाइजर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर। तो अब इन दोनों में डिफरेंस को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। उससे पहले एनसीईआरटी एक प्रयोग देती है, उसको समझते हैं। ये कहते क्या हैं कि आपको 3 बीकर लेने हैं या 3 गिलास लेने हैं, इसमें कुछ मिट्टी भरनी है और गेहूं, मूंग या चना कोई भी पौधा उगाना है। इन तीनों ही बीकरों में आपको क्या करना है, पौधे उगाने हैं। अब कहते क्या हैं कि एक में आप जैविक खाद डालिए। जैविक खाद का मतलब गोबर से निर्मित खाद डालिए। ठीक है, आपके घरों में गोबर से खाद बनाई जाती होगी, वह खाद एक बीकर में डालना है। और दूसरे में यूरिया डालना है। यूरिया एक उर्वरक है। ठीक है, और तीसरे बीकर में कुछ भी नहीं डालना है। क्या कहा जा रहा है आपसे, आपको 3 बीकर लेने हैं, 3 बीकर लेने हैं और इन तीनों में करना क्या है कि आपको मिट्टी भर देनी है। मिट्टी भर दिया, इसमें पौधे उगाए, किसी भी चीज़ के आप पौधे उगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद करना क्या है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ए में जो है हमने क्या मिलाया, खाद मिलाया, जैविक खाद। बी में यूरिया मिलाया और सी में कुछ भी नहीं मिलाया। ठीक है, क्या किया, कुछ भी नहीं मिलाया। ठीक, न खाद मिलाया न यूरिया मिलाया। अब तीनों में ही पौधे उगाए थे। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या, ऑब्जर्व करना है आप। ठीक है, एनसीईआरटी ने इस प्रयोग को दिया है, प्रयोग आपको करना है, उसके बाद ऑब्जर्व करना है, जिससे आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। कि मान लीजिए कि अगर हम खाद या उर्वरक नहीं मिलाते हैं तो क्या होगा, और अगर मिलाते हैं तो क्या होगा, और उसमें भी खाद मिलाएंगे और उर्वरक मिलाएंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस आने वाला है। तो देखिए, हमने बताया मृदा में ऑलरेडी पोषक तत्व होते ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिसमें आपने नहीं मिलाया हो नहीं उगेगा, उगेगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि इसकी वृद्धि जो है प्रभावित होगी, ये जो है ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं बन पाएगा। ठीक है, खाद में इसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी जो वृद्धि है वो ठीक ठाक है। ठीक है, लेकिन जो यूरिया है, जिसमें आपने यूरिया मिलाया था, उसकी वृद्धि आप देखेंगे, उसमें जो पौधा आपने लगाया था, इसकी वृद्धि जो है अल्ट्रा प्रो लेवल की होगी, यानी काफ़ी अच्छी वृद्धि आपको यहाँ यूरिया में देखने को मिलेगी। अब हमने पहले बताया कि यूरिया क्या है, एक उर्वरक है। अब तक आपको इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि पोषक तत्व तो ज़्यादा किस में है। यहाँ तो मान लीजिए हमने कुछ नहीं मिलाया,
मिट्टी में भाई सबसे कम है पोषक तत्व, ठीक है, इन सब के मुकाबले तीनों के, ठीक है। नॉर्मल मिट्टी में कम पोषक तत्व होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने किया क्या, खाद एवं उर्वरक मिलाए, ठीक है। किसी एक में खाद मिलाया और दूसरे में क्या किया, उर्वरक मिलाया, ठीक है। अब जिसमें हमने खाद मिलाया था इसकी वृद्धि हुई, अच्छी वृद्धि हुई, ठीक है। इस सी वाले बीकर के मुकाबले इसकी वृद्धि काफी अच्छी है। लेकिन जो बीकर नंबर बी है जिसमें हमने यूरिया डाला था, इसकी वृद्धि सबसे ज्यादा अच्छी होगी। क्यों? इसका मतलब ये साबित होता है कि पोषक तत्व किसमें ज्यादा है, यूरिया यानी कि उर्वरक में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, किसके मुकाबले, खाद के मुकाबले, ठीक है। तो अब कुछ बेसिक डिफरेंस को समझते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो खाद एवं उर्वरक में अंतर समझना है हमें, खाद एवं उर्वरक में अंतर। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि खाद जैविक होती है। जैविक का मतलब कार्बनिक होती है। अब इसका क्या मतलब है, यानी उसमें कार्बन पाया जाएगा। और जैविक का क्या मतलब है, वो किसी न किसी जंतु या जंतु उत्पाद से प्राप्त होगी, या कहीं जीव या जीव उत्पाद से प्राप्त होगी, ठीक है, क्योंकि वह पादप भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली हम जंतु बोलेंगे तो आपको लगेगा सिर्फ जंतु, ठीक है। हम किसी भी जीव की बात कर रहे हैं, जीव या जीव उत्पाद से प्राप्त होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जैविक बोलेंगे, ठीक है। और सारे जैविक पदार्थों में कार्बन होता ही होता है, तो उसको हम कार्बनिक भी बोलते हैं। जबकि उर्वरक में नॉर्मली होता क्या है, यह एक अकार्बनिक लवण है, ठीक है। हाँ, यहाँ एक पॉइंट आपको स्पेशली समझना है, यूरिया उर्वरक है लेकिन वह कार्बनिक लवण है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। तो हम अंतर को समझते हैं कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है, नामी एक दो अंतर तो अब तक आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको रिमूव कर लिया जाए क्योंकि स्पेस की आवश्यकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस खाद और उर्वरक में है तो वह यह है कि खाद एक जैविक पदार्थ है, यानी कार्बनिक पदार्थ है, वहीं उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। खाद एक जैविक पदार्थ है जबकि उर्वरक कैसे पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। हमने बताया कि जैविक और कार्बनिक का मतलब एक ही है, ठीक है, एक प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। क्योंकि जैविक का मतलब क्या बताया गया कि जीव या जीव उत्पाद से प्राप्त होगा, ठीक है। अब जीव और जीव उत्पाद दोनों को तो प्रकृति ने ही बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, इसलिए खाद कैसी होती है, प्राकृतिक होती है, जबकि उर्वरक कैसी होती है, यह मानव निर्मित होती है, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस ये है कि खाद खेतों में बनाई जाती है या कोई भी एक स्पेशल मान लीजिए कि फील्ड में ही बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन उर्वरक इसकी रासायनिक फैक्ट्रियां होती हैं, ठीक है, मानव निर्मित एक लवण है, ठीक है, जिसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रमुख डिफरेंस आता है कि खाद से ह्यूमस प्राप्त होता है। ह्यूमस के बारे में आई होप कि आप जानते ही होंगे, ठीक है, बताया गया था। ह्यूमस क्या होता है, जैव अपशिष्ट के यानी कि जैविक पदार्थों के अपघटन से, जैविक पदार्थ हैं तो उनका जैविक अपघटन भी होगा, ठीक है। तो जैविक पदार्थ के अपघटन से कुछ प्राकृतिक पोषक निर्मित होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। तो खाद से ह्यूमस प्राप्त होता है, लेकिन उर्वरक से आपको कोई ह्यूमस नहीं प्राप्त होने वाला। अब देखिए, जब यहाँ पर कोई जैव अपशिष्ट नहीं है तो किसका अपघटन होगा और कौन करेगा यहाँ, ठीक है। जब जैविक अपघटन नहीं होगा तो कोई ह्यूमस नहीं बनेगा, ठीक है।
तो ये डिफरेंस है कि खाद से ह्यूमस प्राप्त होता है जबकि उर्वरक से कोई ह्यूमस नहीं प्राप्त होता। ह्यूमस नहीं प्राप्त होता है। इसके अलावा जो सबसे प्रमुख डिफरेंस था उसकी भी चर्चा पहले ही हो चुकी है कि खाद में पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं। अभी हम लोगों ने एक प्रयोग किया था जिसमें सिद्ध किया कि जो उर्वरक है वो अधिक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, तो खाद से पोषक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। कम मात्रा का मतलब इतना भी कम नहीं है। ठीक है, अरे आज उर्वरक आ गए, पहले क्या होता था, जब मान लीजिए उर्वरक नहीं थे तो खाद का ही प्रयोग होता था। ठीक है, तो यहाँ पर कम कहने के बजाय हम अपेक्षाकृत यानी कि किसी से कम है। ठीक है, कम है लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से कम है। ठीक है, किसी से कम है। वो किससे कम होगा? उर्वरक से कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे? पोषक तत्व अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। अपेक्षाकृत किससे आप तुलना कर रहे हो? अभी उर्वरक से कर रहे हो। ठीक है, तो इसी की अपेक्षाकृत आप बता रहे हो। ठीक है, जिससे आप तुलना करते हो उसी का मतलब होता है। ठीक है, अभी आप कर रहे हो पोषक तत्व अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं, तो जिससे आप तुलना कर रहे थे उसी की अपेक्षा कम मात्रा में होंगे। ठीक है, कम मात्रा में होते हैं। जबकि उर्वरक का सबसे बड़ा जो फायदा होता है यही होता है कि इसमें पोषक तत्व रिच इन न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। रिच इन न्यूट्रिएंट्स का मतलब रिच मींस अमीर। ठीक है, समृद्ध होना। इसमें पोषक तत्व कूट कूट कर भरे होते हैं, क्योंकि मान चलिए उर्वरक का 100% पोषक तत्व ही है, जबकि खाद में ऐसा नहीं है। खाद में ये जो ह्यूमस है यही पोषक तत्व है, जबकि उर्वरक में होता क्या है, इसमें पहले अध्ययन किया जाता है किस पौधे को या नार्मली सभी पौधों की एक ही आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसके अलावा मैग्नीशियम, जिंक कुछ मात्रा में आवश्यक होता है। तो जो उन्हें आवश्यक है सिर्फ वही उपलब्ध कराया जाए। इस वजह से जो है उर्वरक जो है अधिक मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सबसे प्रमुख डिफरेंस यही था कि खाद में लाभदायक की अगर बात करें, क्यों उर्वरक को जो है ज़्यादा लोग स्थान देते हैं। ठीक है, आप भी जानते होंगे उर्वरक का ज़्यादा आजकल प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि खाद में पोषक तत्व कम मात्रा में थे, किसकी अपेक्षा? उर्वरक की अपेक्षा। और उर्वरक में क्या है, इसमें पोषक तत्व जो है अधिक मात्रा में है, या कहें कि बहुत अधिक मात्रा में है उसकी अपेक्षा खाद के, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अब थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्पेशली उर्वरक की। ठीक है, फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल आपको जानने बहुत जरूरी है। इसके बाद हम इनकी तुलना करेंगे कि अच्छा कौन है हमारे लिए। ठीक है, हम किसका प्रयोग करें, खाद का प्रयोग करें या उर्वरक का प्रयोग करें। तो देखिए, खाद में जो प्रमुख एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो इसमें गोबर की खाद जो सबसे ज्यादा प्रयोग होती है। गोबर की खाद। ठीक है, जैविक खाद का जो सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है वह क्या है? गोबर की खाद। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट, अभी चर्चा हुई है। वर्मी कंपोस्ट का क्या मतलब है? केचुए के द्वारा निर्मित खाद। ठीक है, केचुआ जो खाद में परिवर्तित करता है उसको क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी खाद के एग्जाम्पल है, जिसमें सबसे कॉमन है गोबर की खाद, ये सबको मालूम है। ठीक है, काऊ डंग जो होता है उससे क्या बनाते हैं?
खाद कंपोस्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये आपका जैविक खाद का एग्जाम्पल है। अगर रासायनिक खाद की बात करते हैं, ठीक है, उर्वरक को आप रासायनिक खाद कह सकते हो क्योंकि काम वही है, दोनों का लक्ष्य एक ही होता है। खाद का भी लक्ष्य है मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करना और उर्वरक का भी लक्ष्य यही है, मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करना, ठीक है। लेकिन डिफरेंस आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट उर्वरक की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आपका यूरिया आता है। यूरिया, अब जरा थोड़ा सा ब्रेक लेकर आगे बढ़ने से पहले यूरिया के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि यहां लिखा है कि खाद एक कार्बनिक पदार्थ होता है, तो आपको बता दें कि यूरिया भी एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। जब आप कक्षा 10 में जाओगे तो वहां आपको पढ़ने को मिलेगा एक जैव शक्ति सिद्धांत हुआ करता था, जिसके अनुसार ऐसा कहा जाता था, ठीक है। बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते, इनका सोर्स केवल जीव ही हैं, ठीक है। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आए, ओहलर, क्या नाम है, ओहलर। इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया और उससे क्या प्राप्त किया, यूरिया प्राप्त किया, ठीक है। इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2 या कहें CONH2 ट्वाइस आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ओहलर साहब ने किया क्या, अमोनियम साइनेट को प्रयोगशाला में गर्म किया और अमोनियम साइनेट किस में चेंज हो गया, यूरिया में चेंज हो गया। यूरिया का एक फार्मूला था, उन्होंने भी यही प्राप्त किया, ठीक है, NH2CONH2। और इस प्रकार से बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। यानी आप पढ़ रहे हो, यूरिया तो है उर्वरक ही, वो बदल नहीं जाएगा क्योंकि लैब में ही बना है और बाकी कोई भी इसका गुण नहीं रखता है खाद का, ठीक है। हाँ, इसके जरूर हैं, उर्वरक के सारे गुण हैं उसमें। तो यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, लेकिन वह उर्वरक है। क्योंकि कुछ लड़कों को जानकारी होती है कि यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है, तो एग्जामिनर जब पूछेगा कि यूरिया खाद है या उर्वरक, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको समझना है यूरिया एक उर्वरक ही है, क्योंकि यह मानव निर्मित लवण है, जबकि यह क्या है, प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना अमोनियम साइनेट लैब में छोड़ के चले आओगे यूरिया बदल जाएगा, अरे बनाना होगा ना, तो वैसे ही फैक्ट्री में बनता है, इसलिए यह क्या हुआ, उर्वरक हुआ। बाकी सारे इसके उर्वरक के गुण हैं, इसमें कोई ह्यूमस नहीं मिलता है, पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। अब यूरिया की बात करें अगले पॉइंट की। अच्छा, तो पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं। पहला पॉइंट यही था कि यूरिया प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक लवण है। किसने निर्मित किया, ओहलर। अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या प्राप्त किया, यूरिया प्राप्त किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो बड़े बड़े एग्जाम में आया है, ठीक है, काफी हायर लेवल के एग्जाम में पूछा गया है कि यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है। तो आप देख रहे हो अमोनियम साइनेट से बना है, ठीक है। अमोनिया नाइट्रोजन का यौगिक होता है, आपको यहां भी N नजर आ रहा होगा, N2, ठीक है। तो यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। आप डायग्राम में यूरिया देख सकते हैं, ठीक है। उस पर यूरिया की मात्रा भी लिखी है। एक क्वेश्चन भी बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है कि यूरिया, चलिए अच्छा मान लीजिए आपको जानकारी हो गई कि यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। देखिए यहां ये लाइन भी स्पष्ट करती है कि यूरिया उर्वरक है, क्या करें, नाइट्रोजनी उर्वरक है, ठीक है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है, चलिए आपको जानकारी है, मान लिए भाई। अब ये बता दो कि कितना प्रतिशत पाया जाता है।
ठीक है। तो आप डायग्राम में देखेंगे 46%, ठीक है। आप कभी जाइए यूरिया ले तो उसकी जो बोरियां होती हैं उस पर देखिए लिखा रहेगा सीधा यन 46%, ठीक है। कितना प्रतिशत होता है नाइट्रोजन इसमें? 46%, ठीक है। चलिए इसके अलावा अन्य उर्वरक की बात करें तो DAP खाद आती है, ये सिर्फ नाम की खाद है सब कुछ उर्वरक ही, ठीक है। DAP इसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। अच्छा, सबसे पहले आप समझिए कि पौधों को मुख्य रूप से जो बृहद पोषक तत्व जिनकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है वो 3 पोषक तत्व हैं। इनको शॉर्ट में NPK बोला जाता है, इस नाम से भी खाद आती है, ठीक है, लेकिन है उर्वरक ही, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है आपका NPK है, ठीक है। यहां इन सब के फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, N का मतलब नाइट्रोजन होता है और P का मतलब फास्फोरस, ध्यान देंगे P का मतलब क्या है? फास्फोरस है, ठीक है। और K फॉर पोटेशियम है, ठीक है। लैटिन में इसका नाम केजियम होता है, ठीक है। अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम बोलते हैं। तो याद रहेगा जिस क्रम में है उसी क्रम में इनका भी क्रम है। सबसे ज्यादा क्या? नाइट्रोजन, इसके बाद फास्फोरस, इसके बाद पोटेशियम, ठीक है। बाद में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सब थोड़ा सा अलग से आते हैं, ठीक है। लेकिन जो 3 सबसे प्रमुख पोषक हैं वो क्या क्या हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। शॉर्ट में इनको हम बोलते हैं NPK। सबसे अधिक जो आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, आप देख रहे हैं 46% नाइट्रोजन उपलब्ध करा रहा है यूरिया, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं DAP जो डाई अमोनियम फास्फेट है, इसमें अमोनियम एंड फास्फेट, ठीक है। यानी अमोनियम मतलब नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का यौगिक, और फास्फेट का मतलब फास्फोरस का यौगिक, ठीक है। उसे क्या क्या मिलने वाला है? हमें नाइट्रोजन मिलने वाला है और फास्फोरस मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट, ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फास्फेट, उर्वरक में नाम दिया है अमोनियम सल्फेट, क्या प्राप्त होगा? नाइट्रोजन। सुपर फास्फेट फास्फोरस प्राप्त होगा। पोटास आती है, ठीक है, पोटास आता है ना, तो उसमें क्या होगा? पोटेशियम होगा, पोटास यानी पोटेशियम, ठीक है। तो ये आपके थे खाद एवं उर्वरक और उनके बीच का बेसिक डिफरेंस। अब जरा तुलना करते हैं, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन एक बार कर लेते हैं कि इन दोनों में अच्छा कौन सा है। तो देखिए 70-80 के दशक में हरित क्रांति हुई थी, ठीक है, या कहें हरित क्रांति आई थी। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने मिल करके जो है हरित क्रांति की शुरुआत की थी। हरित क्रांति में जैविक खाद के स्थान पे उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया था कि किसान जो है हमारे देश किसान उर्वरकों का प्रयोग करें, और इसके बड़े आश्चर्यजनक प्रभाव सामने आए थे, अच्छे प्रभाव थे। अच्छा प्रभाव क्या था कि जो भुखमरी थी, गरीबी थी, उसमें कमी आई, क्योंकि गेहूं के उत्पादन में या धान के उत्पादन में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। इससे हमारे देश का जो खाद्यान्न का संकट था वो दूर हो गया। यानी यहां ये बात समझ में आ रही है कि उर्वरक अच्छा तो है क्योंकि इसमें पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में है। अब पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे तो पौधे में अनाज ज्यादा होंगे, अच्छी पैदावार होगी, ठीक है। लेकिन यही एकमात्र कह दें कि उर्वरक का जो सबसे बड़ा फायदा है, इसके अलावा ज्यादातर इसमें नुकसान ही है, ठीक है। उर्वरक में हानियां ज्यादा हैं, फायदे कम हैं। फिर भी जो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है अधिक मात्रा में अन्न प्राप्त करना, इसलिए हम लोग उर्वरक का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं।
अब इसके नुकसान क्या है? पहला तो रासायनिक पदार्थ, जहां भी आप केमिकल का नाम सुनते हो, रसायन का नाम सुनते हो, मन में एक डर बैठ जाता है। नाम में केमिकल, दूर ही रहना है केमिकल से। क्यों दूर रहना है? क्योंकि आपको पता है केमिकल हानिकारक हो सकता है। तो पहला डिफरेंस तो, या कहें कि पहली कमी इसकी जो निकल के आती है कि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होते हैं, नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। ठीक है। दूसरा चीज कि ह्यूमस नहीं प्राप्त होता, और जब मिट्टी को ह्यूमस नहीं प्राप्त होगा तो मानिए लगातार आप उर्वरक प्रयोग कर रहे हो, अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हो, तो अब होगा क्या कि ह्यूमस ना प्राप्त होने से मृदा बंजर हो जाएगी। ठीक है। बंजर होने का मतलब क्या है? धीरे धीरे उसकी पैदावार घटने लगेगी। कितना उर्वरक आप डालोगे? क्या सिर्फ उर्वरक के बल पे उगाओगे? मृदा का भी सपोर्ट तो चाहिए उसमें। ठीक है। तो मृदा बंजर हो जाएगी। ये हानि हो गई। ठीक है। मृदा बंजर हो जाएगी, यानी हम इसको मृदा प्रदूषण कह सकते हैं कि मृदा को एक तरह से प्रदूषित करता है। मृदा की पैदावार को घटा रहा है। लगातार अगर 10 साल 20 साल उर्वरक लगातार प्रयोग कर रहे हैं तो जो एक नेचुरली उसकी पैदावार की क्षमता थी वो नष्ट हो जाएगी। इसको हम मृदा प्रदूषण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है। तो पहला नुकसान कि मृदा को प्रदूषित करता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब बरसात होती है तो उर्वरक बह करके तालाबों में चले जाते हैं। अब इस उर्वरक में हैं क्या? पोषक तत्व हैं। अब तालाब में जो शैवाल होते हैं, भी पौधे हैं, इनको मिल जाता है पोषक तत्व, जलकुंभी, जिसको बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। इन्हें पोषक तत्व मिल गए थे। करेंगे क्या? बड़ी मात्रा में विस्फोट करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, सारी जल की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ज्यादा संख्या होगी, श्वसन में वो ऑक्सीजन ही तो लेंगे। जितना वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे शैवाल, उससे ज्यादा तो ग्रहण कर रहे हैं। तो इससे जल प्रदूषित हो जाता है, पानी में रहने वाले मछलियां मर जाती हैं। ठीक है। यानी उर्वरक से मृदा तो प्रदूषित होती ही होती है, इसके अलावा और क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। तो इसके बड़े नुकसान है। ठीक है। कि कोई ह्यूमस नहीं प्राप्त होता। जब ह्यूमस नहीं प्राप्त होता मृदा बंजर हो जाती है, नहीं, उसकी जो प्राकृतिक अन्न उगाने की क्षमता थी वो नष्ट हो जाती है। और इसके अलावा जल प्रदूषण, जल प्रदूषित कर देता है। जब किसी भी जल में जलीय जीव नहीं रह जाते हैं तो उसको निर्जीव बोला जाता है, यानी प्रदूषित कर दिया उसने। ठीक है। इसको आप अपने लास्ट लेसन में वायु तथा जल प्रदूषण में दोबारा पढ़ेंगे कि कैसे जो है उर्वरक जो है जल प्रदूषण करते हैं। ठीक है। तो ये दो तरह के इनके नुकसान हैं उर्वरकों के। ठीक है। इसलिए आज की जो मांग है, अगर बात करें तो कहा जाता है कि जैविक खाद के प्रयोग पर बढ़ावा दिया जाए, यानी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्टिंग, इसके प्रयोग पर बढ़ावा दिया। अरे भाई, थोड़ा सा कम प्राप्त होगा लेकिन मृदा की उर्वरता बनी रहेगी। ठीक है। तो यह आपका सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस खाद एवं उर्वरक मिलाना था। ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी के मुताबिक आपकी बुक से कुछ छूटा तो नहीं है।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंचाई के बारे में। हमारा चौथा प्रोसेस है कृषि पद्धतियाँ में सिंचाई। इस सिंचाई को शुरू करने से पहले इसको हटाया जाए, ठीक है। उसके बाद हम सिंचाई को कंटिन्यू करते हैं। तो सिंचाई के बारे में बात करें, जैसे कि सभी जीवों को जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पौधे भी जीव हैं, उन्हें भी जल की आवश्यकता होगी। ये सीधी सी बात है। पौधों में 90% जल ही होता है, ठीक है। अच्छा, मनुष्य में कितना प्रतिशत होता है? 70% मनुष्य में होता है, 90% पौधों में, ठीक है। इन पौधों में अधिक मात्रा में होता है। अब जल करता क्या है? इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक है, परिवर्धन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा पाले से एवं गर्म हवाओं से इनकी रक्षा करता है। हमें भी तो जल इसीलिए आवश्यकता होती है। गर्मी में हम ज़्यादा पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि जो जल वाष्पन की दर होती है वो अधिक होती है। वैसे ही सवाल करते हैं कि गर्मियों में पौधों को अधिक मात्रा में पानी देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि वहाँ जैसे जल वाष्पन की दर अधिक है, जिसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्ती की सतह से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होने के कारण गर्मियों में पौधों को अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, या कहें अधिक बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। सिंचाई का क्या मतलब है? पौधों को निश्चित समय अंतराल पर, कोई पौधा हमने लगाया है, उसको एक निश्चित समय अंतराल पर जल देना या पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है, ठीक है। अब गर्मी में वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होती है, पानी जड़ों से लगातार अवशोषित होता रहता है, ससंजनवाद लगता है, यानी लगातार पानी ऊपर चढ़ रहा है उसमें और पत्ती के द्वारा वाष्पित हो रहा है। इसलिए पौधों में पानी की कमी हो जाती है, तो हमें अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गर्मियों में पौधों को अधिक बार पानी देने की आवश्यकता क्यों होती है? 3-4 आपको वाक्य के रूप में कथन आ जाएगा, तो आपको यही पहचानना है। जल वाष्पन, दोनों शब्दों पे ध्यान देके चलिएगा, दोनों शब्द एक ही है। जल वाष्पन या फिर वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होने के कारण गर्मियों में पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, या कहें अधिक बार जल देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, सिंचाई के स्रोत। तो सिंचाई के स्रोत में कुएं, नदियाँ, झील, तालाब, पोखर, ये सब हमारे क्या होते हैं? सिंचाई के स्रोत होते हैं। लेकिन इन सिंचाई के स्रोतों से जल को पहुंचाया कैसे जाए? मान लीजिए नहर है, तालाब है, तो वहां से खेतों तक जल को कैसे पहुंचाया जाए, इसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ से जो है क्वेश्चन बनना तय है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा इस लेसन से, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पारंपरिक साधनों की बात करें। पारंपरिक का मतलब जो पुराने समय से प्रयोग होते आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करते हैं, पारंपरिक साधनों के बारे में। तो पारंपरिक साधनों में आपका मोट आता है, जिसको घिरनी बोलते हैं। इसके अलावा राहट आता है, चेन पंप आता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में दिया हुआ है ढेकली, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें दी हैं जो पारंपरिक है। पारंपरिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना जानना है कौन सा पारंपरिक है, ठीक है। तो चेन पंप, ढेकली, राहट और आपका एक घिरनी, ठीक है। ये चीज़ें दिया हुआ है पारंपरिक के लिए। आपको जो पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट वो आधुनिक है, ठीक है। आधुनिक साधन, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है, छिड़काव तंत्र। और एक दूसरा दिया हुआ है ड्रिप तंत्र,
छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, ये दोनों ही सिंचाई के आधुनिक साधन है। पहला पॉइंट तो यही है कि सिंचाई का आधुनिक साधन क्या है, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। दूसरी बात कि ये दोनों ही साधन जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए बहुउपयोगी हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां जल की कमी है वहां पर स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल सिंचाई के लिए होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये दोनों ही आधुनिक के साथ साथ जल की अत्यधिक मात्रा में बचत करते हैं, इसलिए जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए क्या है, वरदान है। ठीक है, स्पेशली बात करें तो ड्रिप सिस्टम की, जो जल की सबसे अधिक बचत करता है। देखिए दोनों ही बचत कर रहे हैं, लेकिन अगर सबसे अधिक की बात करें तो ड्रिप सिस्टम करता है। अब देखते हैं कैसे। छिड़काव तंत्र, तो एक बार इमेज में आप देखिए छिड़काव तंत्र कैसा होता है। इसमें होता क्या है कि पाइप लगे होते हैं, इस तरीके से पाइपें रहती हैं, यहां बीच में फसल बोई गई है। ठीक है, अब होगा क्या, यहां बीच बीच में नोजल लगे होते हैं। ये करते क्या हैं, पानी को इस तरह से छोड़ते हैं कि आपको ऐसा लगे बारिश हो रही है, फुहार। ठीक है, क्या कहते हैं, फुहारा छोड़ते हैं। ठीक है, इससे आपकी सभी पौधों को वाटर भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है और पानी वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो असमतल भूमि होती है, ठीक है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, छिड़काव तंत्र। ठीक है, अब ये करेगा क्या, पानी को फुहार की तरह मारेगा, सारे पौधों को मिल गया। ठीक है, अधिक मात्रा में पानी को वेस्ट होने से रोकता है। ये यूजफुल कहां है, तो आपको याद रखना लान, लान जानते हैं ना, लान तथा कॉफी की खेती लान तथा कॉफी की खेती के लिए जो है बहुउपयोगी है। इसके अलावा अन्य जो शाकीय पौधे होते हैं वहां भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ड्रिप सिस्टम की, तो हमने जैसा कि बताया कि सबसे अधिक मात्रा में जल की बचत जो करता है वो कौन है, ड्रिप सिस्टम है। जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह वरदान है। ठीक है, बचत हमारे दोनों ही कर रहे हैं, छिड़काव तंत्र भी कर रहा है, ड्रिप तंत्र भी कर रहा है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो कर रहा है कौन है, वो ड्रिप तंत्र है। इसमें क्या है, इसमें भी सेम ऐसा ही लगभग सिस्टम होता है, बस हल्का सा डिफरेंस है कि जैसे मान लीजिए यहां पे पौधे लगे। ठीक है, यहां पौधे लगे, अब ये ड्रिप तंत्र करता क्या है, इस मुख्य पाइप से भी पाइप जुड़े होते हैं। ठीक है, और यह सीधा पौधे की जड़ में जो है वाटर को बूंद के रूप में गिराते हैं। अब जितना जल गिरता है पौधे उसको सोख लेते हैं। अब आप ही सोचो, बूंद बूंद करके जल गिराओगे, ठीक है, तो एक गिलास पानी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, वही हाल है यहाँ। ठीक है, पानी वेस्ट नहीं होता और हमारी सिंचाई भी हो जाती है। यहाँ ड्रिप सिस्टम की अगर बात करें कि इसका उपयोग कहाँ ज़्यादा होता है, तो बागवानी के लिए इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, फलों की खेती हो रही हो, आम अमरूद ऐसे आपने पेड़ लगाए, ठीक है, वहाँ पर सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम जो है सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो बगीचों और वृक्षों की सिंचाई के लिए अत्यंत उपयोगी है ड्रिप सिस्टम। यह जल की सर्वाधिक मात्रा में बचत करता है, आपको ऑलरेडी बताएं। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम लोग बात करें अगले प्रोसेस खरपतवार निकालना। इसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी होगी, पहले ही खरपतवार के बारे में बताया गया है कि खरपतवार क्या होते हैं। तो आपको वहाँ बताया गया था कि कुछ पौधे, यानी हमने फसल बोई, कुछ पौधे जो है स्वतः ही उगाते, ठीक है। और ये करते क्या हैं, मुख्य फसल से पोषक तत्व, जल, स्थान, नमी, इन सब के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। इससे हमारी मुख्य फसल को तो उर्वरक आसानी से मतलब नहीं मिल पाएगा। आप सपोर्टेड मान के चलिए कि 10 mg 10 मिलीग्राम यूरिया डाली गई, एक हमारा है जो कि मुख्य फसल है, ठीक है, ये क्या है, हमारी फसल है। एक दूसरा यहाँ पर जो है अवांछित पौधा उगाया, ठीक है। अच्छा, एक नई शब्दावली आपको मिलने वाली है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, मुख्य फसल है, और दूसरा क्या है, इसको बोल रहे खरपतवार। वांछित अवांछित को आप पहले समझिए। वांछित का मतलब होता है आवश्यक, बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है, हर जगह आपको मिलती है और हर जगह आप कंफ्यूज रहते हैं, बस यही सोच के काम चला लेते हैं, आगे समझ में आ जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको अब भाई यह समझना है वांछित का मतलब क्या होता है, आवश्यक या फिर कहें लाभदायक, लाभदायक, ठीक है। और दूसरी शब्दावली है अवांछित। वांछित का विलोम हो गया हमारा क्या, अवांछित। यहां आवश्यक था तो क्या हो जाएगा, अनावश्यक, सब कुछ विलोम में जाएगा, अनावश्यक। और यहां लाभदायक था तो ये क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। जो भी हमारे लिए हानिकारक है उसको हम क्या बोलेंगे, अवांछित बोलेंगे। अनावश्यक मतलब मेरे किसी काम का नहीं है तो हम क्या बोलें, उसे अवांछित बोलेंगे, ठीक है। आवश्यक है तो वांछित बोलेंगे, लाभदायक है तो वांछित बोलेंगे। अभी मान लीजिए हमारी मुख्य फसल थी, सपोर्टेड की गेहूं की फसल थी, क्या है, गेहूं है, ठीक है। खरपतवार, मान लीजिए कि कोई घास उगाई है, ये क्या है, खरपतवार ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई घास की खेती थोड़ी ना करता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें से वांछित कौन होगा, अवांछित कौन होगा, जरा सा दिमाग पर प्रेशर डालिए और फिर बताइए, ठीक है। तो मुख्य फसल गेहूं है, हमें आवश्यक है ना, तभी तो मुख्य फसल है, लाभदायक है, ठीक है। गेहूं से हमें भाई लाभ मिलेगा ही मिलेगा, बिना लाभ के तो उसको फसल उगाया नहीं है। तो वांछित फसल हमारी कौन सी हो गई यहाँ, ठीक है, या कहें वांछित पौधा कौन सा है, गेहूं है। अवांछित कौन हो गया, खरपतवार, घास, ठीक है। यानी खरपतवार की परिभाषा आपको समझ में आ गई कि खेत में उगने वाले अवांछित पौधों को, अनावश्यक पौधों को या हानिकारक पौधों को हम क्या कहेंगे, खरपतवार कहेंगे, वीड्स कहेंगे, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि खरपतवार को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे निराई कहते हैं। क्यों हटाते हैं तो आपको समझ में आता है, ऑलरेडी बताया गया है कि इसलिए हटाया जाता है, खरपतवार को इसलिए निकालना आवश्यक है क्योंकि ये मुख्य फसल को आसानी से बढ़ने नहीं देंगे। जो पोषक तत्व मुख्य फसल को दिए जा रहे हैं उसमें से क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे, हिस्सेदारी करेंगे, इसलिए इन्हें निकालना आवश्यक हो जाता है। और खरपतवार को बाहर निकालने की प्रक्रिया, खेत से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निराई कहलाएगी, ठीक है।
अब जरा निराई में प्रयोग किए जाने वाले कुछ यंत्रों के बारे में देखते हैं कि निराई में कौन से यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, यानी खरपतवार हटाने में कौन से यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। देखिए शुरू में आपने पढ़ा था हल के बारे में, तो वहाँ बताया गया था हल का प्रयोग खरपतवार निकालने में भी होता है। इसके अलावा कुदाली के बारे में पढ़ा था, कुदाली का भी प्रयोग खरपतवार निकालने में होता है। फावड़ा, आप लोग जानते होंगे फावड़ा के बारे में, ठीक है, फावड़ा आप लोग के घरों में खरपतवार निकालने के लिए प्रयोग होता है। इसके अलावा हैरो एक यंत्र है जिसका नाम क्या है, हैरो। हैरो का प्रयोग जो है खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि खरपतवार, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ये हमारी फसल के लिए हानिकारक है, तो खरपतवार को निकालना भी आवश्यक है। कभी कभी हम करते क्या हैं कि इन्हें खेत में ही नष्ट कर देते हैं, ठीक है, खेत में ही क्या करते हैं, इन्हें नष्ट कर देते हैं। कुछ रसायन आते हैं जो इन खरपतवार को नष्ट करने का कार्य करते हैं, वो हमारी मुख्य फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ जो अदरवाइज फसल है या कहें कि अदरवाइज जो पौधे हैं, अवांछित पौधे हैं, उन्हें क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, नष्ट कर देंगे, और इसे हम लोग बोलते हैं खरपतवार नाशी, वीडीसाइड्स या कहें हर्बिसाइड, ठीक है, वीडीसाइड कहना ही ज़्यादा ठीक होगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, 2,4-D, क्या नाम है, 2,4-D। ये क्या है आपका, खरपतवार नाशी है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है खरपतवार नाशी कि निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नाशी है। अब इसके अदरवाइज विकल्प क्या रहेंगे, सब आपके उर्वरक वाले रहेंगे क्योंकि इससे मिलते जुलते हैं। आ गया अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, NPK। अब आप कंफ्यूज, सब कुछ अल्फ़ाबेट नंबर ये सब दिया हुआ है, क्या करें, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है 2,4-D क्या है, खरपतवार नाशी है, ठीक है। इसके अलावा कीट, कभी कभी कुछ कीट भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो जो समाधान इनका वही उनका। अब कीट को तो पकड़ पकड़ के निकाल सकते नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कीटनाशी का छिड़काव करते हैं, पीड़कनाशी का छिड़काव करते हैं। एक आपको कीटनाशी का भी नाम याद कर लेना है, नाम है DDT। क्या नाम है, DDT, ठीक है। हालांकि ये इंडिया में बैन है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अधिक नुकसान होता था, ठीक है, फेफड़ों में जाता था, फेफड़े खराब करता था, भोजन में, यानी जो जिस फसल पे छिड़कते थे उस फसल को खाने से किडनी खराब हो जाती थी, ऐसे इसके नुकसान थे, तो ये बैन है, ठीक है। हालांकि इसका मच्छर उच्छर मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, DDT। तो एक कीटनाशक है, लेकिन क्वेश्चन तो मतलब DDT बैन है, क्वेश्चन थोड़ी ना बैन है, क्वेश्चन तो आ सकता है। और मेरा जहाँ तक अनुभव है तो DDT का जो है अगर आएगा एग्जाम में, किसका आएगा, DDT का आएगा, ठीक है। इसके अलावा भी कीटनाशी हैं, लेकिन DDT जो है सबसे फेमस रहा ना, इस वजह से DDT का जो है आने के चांस ज़्यादा है। NCERT एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिक्र करती है कि खरपतवार निकालने का सबसे सही समय क्या है। आपको भी जब खास बात है तो खास में ही लेना है कि खरपतवार निकालने का सबसे सही समय क्या है। तो पुष्प एवं बीज बनने से पहले, किसमें, फसल में नहीं, खरपतवार में, ठीक है। इससे पहले कि उसमें पुष्प और बीज निकल आए, आप खरपतवार को बाहर निकाल दो या उस पर जो है हर्बिसाइड का छिड़काव कर दो, खरपतवार नाशी का छिड़काव कर दो। क्योंकि आपको पता है एक बार बीज बन गया और बीज झड़ जाएंगे वहीं पर, ठीक है, आपकी मिट्टी में। अब आप गए निराई किए, आप निरा के आए, फिर कुछ दिन बाद निकल जाएंगे वो, ठीक है। इसलिए जो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है वो क्या है, पुष्प और बीज बनने से पहले का समय माना जाता है।
आया समझ में। अब जैसा कि हम बता रहे हैं रसायन है खरपतवारनाशी कीटनाशी, तो ऐसे रसायनों का छिड़काव करते समय एक बात का ध्यान रखें कि इसे हैं तो भाई खरपतवार को नष्ट करने के लिए, कीटों को नष्ट करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ इंसानों को भी नष्ट करते हैं, ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अगर असावधानी बरती गई तो। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी इनका छिड़काव करेंगे तो अपने नाक एवं मुंह को ढक कर रखेंगे ताकि आपकी बॉडी में ना इंटर करे, और हाथ में अगर लगा है तो हाथ जो है अच्छे से साफ करें। तो ये सब कुछ सावधानियां हैं। ठीक है, बाकी खरपतवारनाशी कीटनाशी इन सबसे हमने बताया। जल प्रदूषण होता है। ठीक है, कीटनाशी भी जल में जाता है तो जल प्रदूषण करता है, खरपतवारनाशी भी जाता है तो जल प्रदूषण करता है। इसके अलावा जो उर्वरक थे वो भी क्या करेंगे, जल को प्रदूषित करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह प्रोसेस भी खत्म होता है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कटाई का है। ठीक है, फसल की कटाई। तो एक बार इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद कटाई की बात करते हैं। फसल पककर तैयार हो गई है, हमने बताया था भाई अब इंतजार करने का समय होता है, फसल को पकने दो, पक जाए फिर कटाई शुरू करो। ठीक है, तो एक बार इसको मिटा दो, उसके बाद फिर कटाई को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, अब हमारी फसल पककर तैयार है। ठीक है, उसे क्या करना है, काटना है। ठीक है, फसल को काटना है। पक के तैयार हो गई, खेत में थोड़ी ना छोड़ देंगे, कटाई शुरू होगी। ठीक है, तो पकने के बाद फसल को काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। नाम ही सब कुछ है, उसमें क्या अलग से कुछ बताया जाए। ठीक है, कटाई के लिए कुछ यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मली जो लोग प्रयोग करते हैं हंसिये का प्रयोग करते हैं, या दरांती, दांतेदार हंसिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, दरांती का प्रयोग जो है कटाई के लिए करते हैं नॉर्मली। इसके अलावा मशीनें जो आती, मतलब बड़ा खेत है, अब कितना हाथ से काटिएगा। ठीक है, तो उसके लिए मशीन आती है, नाम है हार्वेस्टर। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। हार्वेस्टर क्या करती है, कटाई का कार्य करती है। ठीक है, तो हार्वेस्टर के द्वारा यह कार्य किया जाता है। ठीक है, अब हार्वेस्टर क्या कर रहा है, कटाई कर रहा है। कटाई हो गई, अब हमें क्या करना है, फसल से बीजों को अलग करना है। फसल से बीजों को अलग करने की क्रिया जो है थ्रेसिंग कही जाती है। क्या कही जाती है, थ्रेसिंग। ठीक है, और यह जिस यंत्र से की जाती है उसे क्या बोलते हैं, थ्रेसर बोलते हैं। थ्रेसर तो बच्चे बच्चे ने देखा होगा, हर एक गांव में थ्रेसर होता है। ठीक है, हार्वेस्टर शायद ना जानते हो, हार्वेस्टर भी देख लीजिए। ठीक है, हार्वेस्टर कैसा होता है, एक बड़ी सी मशीन आती है आधे घंटे में काट के चली जाती है बड़े बड़े खेतों को। ठीक है, थ्रेसर भी देखा होगा, नहीं देखा तो उसको भी देखिए। ठीक है, तो थ्रेसर क्या कर रहा है, देखिए थ्रेसिंग क्या है, हार्वेस्टिंग यानी काटना। ठीक है, हो गया। वैसे हार्वेस्टिंग में खेती भी होता है। ठीक है, थ्रेसर क्या करेगा, फसल से बीज अलग करेगा। ठीक है, थ्रेसर क्या करता है, फसल से बीज अलग करता है। ठीक है, इसके अलावा एक मशीन आती है, नाम है कंबाइन मशीन। असल में आपने जो देखा होगा वो हार्वेस्टर कोई अलग से नहीं होता है, उसी में थ्रेसर और हार्वेस्टर दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस मशीन को क्या नाम दिया, कंबाइन मशीन। कंबाइन का मतलब ही होता है जब कम से कम दो चीज़ें मिला के कोई चीज़ बनाई जाती है उसको कंबाइन बोलते हैं। ठीक है, तो कंबाइन में दो चीज़ें होती हैं, हार्वेस्टर होता है जो क्या करेगा, अपना कार्य कटाई का करेगा, और काटने के बाद उसे बीज को अलग करने का कार्य कौन करेगा, थ्रेसर करेगा। ठीक है, तो इनके अंतर को समझिएगा। हार्वेस्टर क्या करता है, कटाई का कार्य करता है। थ्रेसर क्या करता है, फसल से बीज को अलग करता है, अनाज को अलग करता है। ठीक है, कंबाइन क्या करती है,
सब कुछ करती है भाई, ठीक है। हाँ, कंबाइन मशीन, ठीक है, क्या करती है, हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है, इन दोनों कार्य कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा बात आती है छोटे किसान है, मान लीजिए 1 बीघा खेत है, उसके लिए कंबाइन मशीन बुलाएंगे, हार्वेस्टर बुलाएंगे, वो क्या करते हैं, हाथ से फटकने का कार्य करते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग नामी ओसाना बोलते हो। इसमें होता क्या है, एक पंखा चलाते हैं, ठीक है, एक पंखा चलता है और उसके सामने जो है एक आदमी उस अनाज और भूसे को साथ में गिराता रहता है। अब भूसे हल्के होते हैं, आपको पता है, हल्का है तो हवा चलेगी तो उड़ जाएगा, और अनाज भारी है तो वहीं पे गिरता है, इसको ओसाना बोलते हैं। और ये भी एक तरह से छोटी सी मशीन हर किसान के पास होती है, उसको विनोइंग मशीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, विनोइंग मशीन, यानी फटकने वाली मशीन या फिर कहें ओसाने वाली मशीन, ठीक है। कभी कभी नहीं होता तो आप हवा का इंतजार करते हो कि हवा चले, पूर्वा हवा पछुआ हवा, उसका इंतजार करते हो। लेकिन नॉर्मल जो एक मशीन होती है उसको विनोइंग मशीन बोलते हैं, इसमें पंखा लगा होता है, ठीक है। अब पंखे से हवा आती है, इसके सामने आप अपनी फसल को गिराते हो तो क्या करता है, उसमें जो आपकी फसल है उसमें भूसे भी हैं और अनाज भी हैं, भूसा जो है दूर हट जाता है और अनाज वहीं गिर जाता है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली एक प्रोसेस होता है। तो विनोइंग मशीन, विनोइंग ये क्या करती है, ओसाना, इसी को फटकना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फटकना। तो इन सब में जो हल्का हल्का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझिएगा। हार्वेस्टर क्या करेगा, कटाई करेगा, ठीक है। थ्रेशर क्या करेगा, बीज को अलग करेगा। कंबाइन दोनों कर सकता है। और छोटे किसान किससे करते हैं, विनोइंग मशीन से करते हैं। उनका भाई हर चीज़ का छोटा सिस्टम है। जैसे छोटा खेत था तो दरांती से काटा, ठीक है, विनोइंग मशीन से अलग कर लिया पीट उठ करके, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगले प्रोसेस की, तो भंडारण। अब भाई कटाई हो गई फसल की, आपने बीजों को अलग भी कर लिया, तो क्या बीज को खुले में छोड़ दोगे, उन बीजों को स्टोर करके रखना होगा। कहाँ रखोगे, भंडारण करोगे, अच्छी जगह करोगे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो किसानों के शत्रु बैठे हुए हैं। किसानों के शत्रु कौन होते हैं, चलिए अगले वाले में किसानों के मित्र की बात हुई थी, इसमें जरा किसानों के शत्रुओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़े जो शत्रु हैं भैया, चूहा है, इसके अलावा दीमक, ठीक है, चूहा, दीमक, नमी, ये सब क्या है, किसानों के शत्रु। नमी की बात थोड़ा सा नहीं करते हैं तो ये अच्छा है, ठीक है, क्योंकि नमी वहाँ जरूरी थी जब फसल उगा रहे थे। अब ऐसा तो कि हाँ यहाँ शत्रु बोलने लगे, लेकिन नमी जो है अनाज को नुकसान पहुँचाती है। अगर उसको नमी लग गया तो अनाज खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कीटों की बात करें, दीमक की, चूहे की बात करें, ठीक है, ये क्या है, किसानों के शत्रु हैं, ठीक है। तो इनसे हमें बचाना है, नमी से बचाना है। तो हम क्या करते हैं, अपने जैसे नॉर्मली जो छोटे छोटे लोग होते हैं अपने घरों में क्या करते हैं, ड्रम होता है, ड्रम, उसमें भंडार करते हैं। भंडार गृह, गोदाम होते हैं, गोदाम, भंडार गृह, उसमें स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, बोरियों में भर करके रख देते हैं। और बड़े पैमाने, जैसे सरकार जो है उसका स्टोर जो करती है, जब सरकार के पास जाता है तो उसे बड़े पैमाने पे करना होता है। तो क्या करते हैं, साइलो में करते हैं। साइलो क्या है, भंडारण का कार्य करता है। ये पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। साइलो क्या करता है, भंडारण करता है। इसका लाभ क्या है साइलो का, इसमें नमी से सुरक्षा होती है, कीट से सुरक्षा होती है, वर्षा से सुरक्षा होती है, ताप से सुरक्षा होती है, मतलब हर चीज से सुरक्षा है। मतलब आपके अनाज को कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो साइलो का एक कार्य होता है। नॉर्मली आप भंडार गृहों में करते हो साइलो, ठीक है। अब ये सब थोड़ा शब्द नए नए लगते हैं, आ जाता है विनोइंग मशीन, कंबाइन, थ्रेशर, हार्वेस्टर, साइलो, आप कंफ्यूज हो जाते हो किसका क्या कार्य है, ठीक है। तो सबको बहुत ध्यान से समझना है। एक बार सारे यंत्रों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है।
जरूर बनेगा, ठीक है, कि कौन सा यंत्र क्या कार्य करता है। तो हल, कुदाली और कल्टीवेटर जुताई में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें से हल और कुदाली खरपतवार निकालने और उर्वरक मिलाने में प्रयोग किए जा रहे थे, ठीक है, ये चीज़ जिक्र हुआ था। इसके बाद कीप और सीड ड्रिल की बात हुई थी, बीज बोने के लिए उपयोग किए जा रहे थे, ठीक है। बीज बोने में कीप का पारंपरिक रूप से प्रयोग होता था और सीड ड्रिल का आधुनिक यंत्र था, ठीक है, जिसमें पक्षियों से भी बचत होती थी, पक्षी उसको नहीं खा सकते, ठीक है। इसके अलावा उर्वरकों के बारे में बात हुई, खाद एवं उर्वरक में। फिर जब सिंचाई के साधनों की आधुनिक साधनों की अगर बात करें, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम दोनों ही जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान हैं, लेकिन ड्रिप सिस्टम सर्वाधिक बचत करता है, ठीक है। अगर इन दोनों में आपको चुनना पड़ गया तो किसका मतलब टिक करने वाले हो? ड्रिप सिस्टम का, ठीक है। इसके बाद खुरपी, कुदाली, हल, हैरो, फावड़ा, ये सब क्या कर रहे हैं? खरपतवार निकालने में प्रयोग हो रहे थे, ठीक है। और फिर आपका हंसिया, दरांती, हार्वेस्टर कटाई में प्रयोग हुआ, ठीक। फिर जाकर के थ्रेसर फसल को बीजों से अलग करता है, विनोइंग का भी लगभग यही कार्य है। कंबाइन दोनों कार्य कर सकता है, हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों कार्य कर सकता है। साइलो भंडारण का कार्य करते हैं, ड्रम में भी भंडारण होता है, ठीक है। ड्रम, घरों में ड्रम ही होते हैं, वहां कहाँ साइलो आप बनवाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे प्रोसेस खत्म हो चुके हैं। कुछ बातें कही जा रही हैं कि घरों में जो आप रखते हो, देखते हो आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कि जैसे चावल जब ड्रम में भरती है उसमें नीम की पत्तियां डालती, क्यों? क्योंकि नीम में कीटनाशक गुण होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक कीटनाशक है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा आप जानते होंगे शायद कि जो मच्छर अगरबत्तियाँ आती हैं, मच्छरों को मारने की जो दवाएं आती हैं, उनमें भी नीम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ है कि मच्छर भगाने वाली क्रीम या मच्छर भगाने वाली दवाइयों का प्रमुख संगठक क्या है? नीम होता है। कीटनाशक गुण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए नीम का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इससे जीवाणु, कवक जो भी मतलब हमारे लिए हानिकारक है उनसे हमें सुरक्षा मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कटाई पर, जब कटाई होता है, कटाई का सीजन आता है तो कोई ना कोई त्यौहार आता है। जैसे जब गेहूं की कटाई का समय आया था तो होली मनाई गई थी। फिर धान की कटाई का समय आता है तो आप क्या मनाते हो? दीपावली मनाते हो। इसी प्रकार से देश के अलग अलग भागों में जब कटाई का समय आता है कुछ पर्व मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, ये हम कटाई पर्व के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कटाई पर्व, ठीक है। उन कटाई पर्व की बात करते हैं। होली, दीपावली, नवान्या, बिहू, पोंगल, ओणम, ये सब ऐसे जो त्यौहार हैं, ये क्या हैं? आपके कटाई पर्व हैं। वैसाखी का भी जिक्र हुआ है। आपके यहाँ होली मनाई जाती है तो पंजाब में इसी को वैसाखी के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो पोंगल, वैसाखी, नवान्या, बिहू, होली, दीपावली, ये सब क्या है? कटाई पर्व है, यानी फसल की कटाई की खुशी में मनाए जाते हैं, फसल पकने की खुशी में मनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की जिक्र करना जरूरी है, ठीक है। बात करें मृदा में उर्वरता बढ़ाने की, तो हमने बताया मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम खेत में जुताई किए थे, सबसे पहली बात, ठीक है, यानी मिट्टी तैयार किए थे जिससे हमारे कुछ सूक्ष्म जीव और कृमि यानी केचुआ जैसे हो गया, इनकी वृद्धि हुई थी। इसके अलावा हमने खाद एवं उर्वरक मिलाया। एक अन्य प्रोसेस होता है फसल चक्रीकरण का। ये क्या है? इसमें होता क्या है कि एक फसल बोने के बाद कोई दूसरी फसल उगाई जाती है। वो फसल कैसी होनी चाहिए? फलीदार फसल होनी चाहिए, ठीक है। आपको करना क्या है? फलीदार फसल उगाना है। फलीदार फसल यानी कि लेग्यूमिनस, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? लेग्यूमिनस।
सिंपल भाषा में अगर बात करें तो दाल वाली फसलें जैसे कि अरहर, मटर, चना, ठीक है, ऐसी जो है फसलें आपको उगानी है फलीदार किसी एक फसल के बाद, ठीक है। क्योंकि फलीदार जो पौधे हैं इनकी जड़ों में, कहां पर, जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जो कि स्वतंत्र होती है, ठीक है, कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देता है, यानी नाइट्रोजन यौगिक में। अब इससे क्या फायदा होगा? तो अभी आपने जब उर्वरक पढ़ रहे थे आपने देखा था कहीं पर भी ऐसा सीधा नहीं आया कि नाइट्रोजन, ठीक है, वो नाइट्रेट, फास्फेट, ठीक है, इस तरीके से आता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो पौधे हमारे होते हैं, ठीक है, कोई भी पौधा है वो सीधा जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन नहीं ग्रहण कर सकता, ठीक है। क्या है? नहीं ग्रहण कर सकता, ठीक है। जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन है नहीं ग्रहण कर सकता, तो ग्रहण कैसे करेगा? वह इसे नाइट्रोजन यौगिक के रूप में ग्रहण करेगा। नाइट्रोजन यौगिक यानी अमोनिया, नाइट्राइट या नाइट्रेट, और स्पेशली बात करें जो सबसे आसान है तो वह नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। किस रूप में ग्रहण करता है? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। हाँ, तो पौधा फ्री नाइट्रोजन नहीं ग्रहण कर सकता है, वह किसको ग्रहण करता है? नाइट्रोजन यौगिक को ग्रहण करता है। अब फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल कौन रहा है? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, ठीक है। इसलिए जब आप फलीदार पौधे लगाएंगे इसकी जड़ें वहां पर रहेंगी, मिट्टी में ये बैक्टीरिया मिल जाएंगे, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देंगे। अब आप जब फसल उगाओगे वहां ऑलरेडी नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रेट के रूप में आपकी फसल जो है कैसी होगी? बहुत अच्छी पैदावार देगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आपका लेसन समाप्त हो चुका है। हमने बताया था कि फसल पद्धतियां इसमें पढ़ना है, और जंतु उत्पादों के बारे में तो आपको पहले ही बता दिए थे। दूध, मांस, कार्ड लीवर मछली के बारे में भी बताया गया था, कार्ड लीवर आयल, ठीक है, कार्ड मछली से कार्ड लीवर आयल निकलता है, ये सब बातें आपको पहले बताई जा चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये लेसन पूर्णतः समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके MCQ कराएंगे। क्या कराएंगे? MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। आजकल के सारे एग्जाम में MCQ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। यहाँ होता क्या है कि प्रश्न पूछा जाता है और 4 ऑप्शन देते हैं, यानी उसी 4 ऑप्शन में से उत्तर है, यानी उत्तर आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते हो। लिखित परीक्षाओं में कुछ भी आप लिख के पास कर जाते हो, लेकिन इसमें क्वेश्चन इतने तगड़े पूछते हैं, अगर आपने कभी MCQ एग्जाम नहीं दिया तो आपकी हालत खराब होने वाली, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस लेसन के सारे महत्वपूर्ण MCQ कराएंगे, तो उसको जरूर अटेंड करें, क्योंकि बिना MCQ के आपको यही नहीं समझ में आएगा कि जब आप कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इसलिए आप MCQ जो है जरूर अटेंड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।